हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे GS2 मेंस 2022 के अंदर पॉलिटी सेगमेंट को, और उस पॉलिटी सेगमेंट को समझ के ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले मेंस के लिए हमारी किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। पिछले मेंस के कंपैरिजन में, मुकाबले में इस बार के मेंस में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या हमें कोई नए सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत है, क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक क्वेश्चन करके हमें पता लगेगी कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं, और मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है GS2 के पेपर को। एक जिसको आप प्योर पॉलिटी वाला पार्ट कह सकते हो, दूसरा जिसको आप गवर्नेंस और सोशल सेक्टर वाला पार्ट कह सकते हो, और तीसरा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। यूपीएससी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहता है अपने एग्जामिनेशन कंडक्शन की प्रोसेस में, इन द सेंस कि शेड्यूलिंग किसी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वो सवाल पूछता आया है। लेकिन मेंस के अंदर, जनरल स्टडीज़ के अंदर एक चीज़ तो है, कुछ पैटर्न हमें नज़र आते हैं। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि IR के 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, गवर्नेंस और पॉलिटी के मिला के 16 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और इनमें कभी 9 या 7 ऐसे डिवीजन हो सकता है अगर हम क्लासीफाई करने बैठ जाएं। इस बार के एग्जाम में जिस चीज़ को हम प्योर पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, उस टॉपिक में से 8 सवाल आए हैं, और 85 मार्क्स के वर्थ वो टॉपिक्स रहे, यानी कि 1/3। तो काफ़ी बड़ी अच्छी तरीके से 1/3 और के अंदर 35% के आसपास जो है वो ये टॉपिक रहता है। 35 के आसपास गवर्नेंस का टॉपिक रहता है, बाकी 30% के आसपास आपका IR का टॉपिक रहता है। अब दोस्तों, जानने का बात ये है कि क्या यूपीएससी सिलेबस को पूरी तरह अडहियर करता है जब वो मेंस के क्वेश्चन पूछता है? जवाब आपके सामने है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम सिलेबस की कैटेगरीज में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सबसे पहला सवाल है जिसमें यह बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो सुप्रीम कोर्ट की है, वो ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है मॉडर्न लॉ की, और इस चीज़ को हम पढ़ सकते हैं अपनी जो कोर पॉलिटी हम पढ़ते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में भी एनालाइज कर सकते हो या कैटेगराइज कर सकते हो, क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, उस फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, और वहां पे हम एनवायरनमेंट के लॉ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्जा देते हैं। अब सवाल ये उठता है, कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे आपके व्हेन यू विल एनकाउंटर द मेंस एग्जाम, जहां पे आप 150 वर्ड्स नहीं लिख सकते या 250 वर्ड्स नहीं लिख सकते, एंड दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। नॉट इन 15-16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20। इट इज नॉर्मल इफ इट हैपन्स इन 2 or 3 क्वेश्चंस। चलो 4 क्वेश्चंस अगर मैंने बहुत ज्यादा लिबरल ले लिया, लेकिन उससे ज्यादा में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जिसके बारे में थोड़ा सा आउटलाइन आपको दिखाऊंगा, बिकॉज आई विल नॉट डिस्कस द एंटायर आंसर, बट आई विल डिस्कस कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये हर एक क्वेश्चन कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ द सब टॉपिक इन द GS2 सिलेबस, मेंस का जो सिलेबस यूपीएससी देता है। अब ये तो जैसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि राइट टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस के बारे में हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ते हैं, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला पार्ट है आपकी इंडियन पॉलिटी का, जो आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं, उससे आपके इस क्वेश्चन में बहुत मदद हो जाएगी। 150 वर्ड जितना आंसर तो आपका बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में कुछ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से है, ठीक है। वैसे ही चौथा क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट से है। तो कहने का मतलब, आप जब इस चीज को देखोगे ना, तो आप ये पाओगे कि हर एक सब टॉपिक में से कम एक एक क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है यूपीएससी के अंदर। हाँ, एक आधा सब टॉपिक हो सकता है रह जाता होगा, लेकिन इससे पहली सीख सबसे बड़ी आपको क्या मिलती है कि आप मेंस के सिलेबस को हेडिंग रख के उसके हिसाब से अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा एंड में रिवाइज करते वक्त, व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। PDF तो आपको मिल ही जाएगी, जिसके अंदर मैंने सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन को क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहला सवाल था कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन द सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को संविधान में डाला? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड थोड़ा ना कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब ये कि जो इशू हमें लगता है ऑन फेस ऑफ इट
कि संविधान से रिलेटेड नहीं है, उसे संविधान के आर्टिकल से जोड़ना और उसे इंक्लूड करना संविधान की अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में, यह सुप्रीम कोर्ट की अचीवमेंट है। दोस्तों एक और चीज, इस बार के पेपर में यूपीएससी का थोड़ा सा ऑब्सेशन दिखा केस लॉज की तरफ, और इस पेपर की सबसे बड़ी जो हमारी टेक अवे है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, लैंडमार्क जो जजमेंट्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज के टाइम पे कि मुझे लगता है कि उसको एक पर्टिकुलर अलग से सेगमेंट बना के भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन इन द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन यू विल अंडरस्टैंड कि जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो, पॉलिटी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, अगर कोई बड़ा टॉपिक है, मैक्रो टॉपिक है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की 1 या 2 जजमेंट तो आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट मेंशनेबल। ये जो केस लॉस का ऑब्सेशन इस बार दिखा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सॉरी यूपीएससी की तरफ से, वो हम यहाँ पे इसको एनालाइज करके देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम कोई ना कोई या तो जजमेंट को कोट कर सकते हैं या हमसे सीधा ही पूछ लिया गया है उस जजमेंट्स के बारे में। तो ये बहुत हैरानी की बात तो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में एक आधा सवाल तो आता रहा है यूपीएससी में। लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन में डायरेक्टली केस लॉज पूछे गए और 1-2 क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको मौका मिलेगा केस लॉज यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को साइट करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी प्रिपरेशन का बन जाता है, नंबर 1, कि आपने इंपॉर्टेंट या लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़नी है। और इसके पहले ही 2-3 हफ्ते पहले से ही मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स में डिस्कस करता आ रहा हूँ अलग अलग जजमेंट्स को, और सुप्रीम कोर्ट ने उनमें क्या कहा है इस चीज़ को समराइज तरीके से बताता आ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में उसे एक पर जो अलग अलग केस लॉज हैं, अलग अलग जजमेंट्स हैं, उसको पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिर उसके लिए हम एक अलग से जो हमारी सीरीज़ चलती है करंट अफेयर्स की या फ्यू मिनट्स की सीरीज़ चलती है उसमें उसको कवर करेंगे। तो आई वांट कि आप लोग कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताएं कि क्या आप इस तरीके की इनिशिएटिव हमारी तरफ से चाहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो कि एनवायरनमेंट और जुडिशरी ने जो है जुडिशरी और एनवायरनमेंट का क्या लिंक है, या कॉन्स्टिट्यूशन और एनवायरनमेंट का क्या लिंक है। आप यहाँ पे पहले भी आर्टिकल साइट कर सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। आर्टिकल बहुत सारे हैं, 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको कहा जाता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, 21 राइट टू लाइफ। यही 3 पे हमने ध्यान देना है एक्सप्लेनेशन के अंदर भी, ठीक है। और ये भी आप इंट्रोडक्शन में कह सकते हो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का जो इंपॉर्टेंस है वो तब से बड़ा है जब से 1980s में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ध्यान देना शुरू किया है, जबकि एनवायरनमेंट एज एन इशू पहले भी बहुत बड़ा इशू था। तो आप रोल ऑफ जुडिशरी को हाईलाइट कर दो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। फिर आप बॉडी में क्या लिखोगे, आप बताओगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया। और दोस्तों पूछा है आपसे डिस्कस, तो आपने अपने फॉर एंड अगेंस्ट वाला ये वहां यहां पे करने की जरूरत नहीं है कामकाज, समझ रहे हो। जब आपसे डिस्कस करने के लिए बोला गया है तो आपको फॉर एंड अगेंस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके 2 कारण हैं, एक ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 शब्द लिखने हैं, फॉर अगेंस्ट लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, स्पेस वेस्ट हो जाएगी, और दूसरा पूछा ही नहीं है आपसे। आप बस इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए कुछ लिख सकते हो। जैसे आपके पास कई सारी एग्जांपल्स होती हैं जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड बात होती है, ठीक है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब सुप्रीम कोर्ट पूछा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट साइट करोगे, एनजीटी की जजमेंट मत साइट करना भाई, क्योंकि एनजीटी की जजमेंट साइट करने की आपको वो तो आएगी अपने अंदर से कि हाँ मुझे साइट कर देनी चाहिए। आप लास्ट में कर सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एनजीटीज ऑल्सो सेवरल ऑर्डर्स हैव बीन देयर, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का केस हो गया, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवर पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हो गया। ये चीजें आप बता सकते हो एनजीटी के माध्यम से, लेकिन वो लास्ट में आएगा, वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बतानी है। तो सुप्रीम कोर्ट की खास जजमेंट जो होती हैं, MC मेहता जो एक बहुत ही बड़े दिग्गज एनवायरमेंटल लॉयर रहे हैं, उनके अंडर कई सारे केसेस हुए हैं। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला जो केस है, उसमें उन्होंने लिटिगेशन किया आर्टिकल 32 के अंडर, और यहां से निकल के आता है आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला क्लॉज। और ये न्यूज़ में भी था दोस्तों, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आपने जो जो आपकी गैस लीक हुई थी विशाखापट्टनम में, स्टाइरीन गैस, उसके बाद ये आया था। अब ये है न्यूज़ 2 साल पुरानी,
लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कहते कि मेंस में आपको 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। आपको एक ब्रॉड, थोड़ा सा ना ब्रॉड नेट बना के चलना होता है। खासकर ये जो जजमेंट्स की बात है, तो जजमेंट्स तो आप 2017-18 से ट्रैक करना शुरू कर सकते हो। कई सारी ऐसी जजमेंट्स हैं। सबरीमाला केस की जजमेंट है, आधार की जजमेंट है, पुट्टस्वामी की वाली जो जजमेंट है, प्राइवेसी वाली। तो ये तो आपको अपने जो है ना वेपनरी में ऐड करनी पड़ेंगी जजमेंट्स। फिर एमसी मेहता जी का एक और केस है, गंगा पोल्यूशन केस। वहां पे उन्होंने ये कहा, साइट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो पोल्यूशन कंट्रोल करे। और उसके बाद से आपने देखा होगा गंगा एक्शन प्लान बना, ठीक है। सिग्निफिकेंस उसकी कैसे आएगी, गंगा एक्शन प्लान बना, फिर उसके बाद पहले NGRBA नेशनल गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी बनाई, फिर अब गंगा एक्शन प्लान को आपने एक अलग से मिशन मोड में 2014 के बाद स्टार्ट किया, नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज आपको बताएगी कि हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट के करने की वजह से ये प्रैक्टिस में भी नजर आया। अनदर केस था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब हो सकता है एग्जाम में आपको 3 से ज्यादा ना याद आए, कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। तो राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। बस ये साइट करते हुए आप बताओगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता आ रहा है ना। आप दिल्ली एयर पोल्यूशन का भी केस ले सकते हो, स्टबल बर्निंग का केस ले सकते हो, है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ने वाले आप जो लिंक है, धागे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिए। अब आपने जजमेंट साइड करनी है और एंड में ये कहना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी बातें कही गई हैं, कुछ ऐड भी हुई हैं 42nd अमेंडमेंट से, और कुछ पहले से कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बस उसको एक नई जान दी है, एक रिवाइटलाइजेशन दी है, बस खत्म हो गया। 150 शब्द है दोस्तों, इतनी कहानी लिखने का ना तो टाइम है, ना ही स्पेस है, ना ही मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखने के लिए बोलूंगा कि ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, है ना। आपने एवरेज आंसर या अबव, जस्ट अबव एवरेज आंसर 20 के 20 क्वेश्चन में लिख दिए तो आपके 100 नंबर टप सकते हैं। एंड मोर देन 100 मार्क्स इज अ वेरी गुड मार्क्स इन जीएस आउट ऑफ 250। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बेसिक लक्ष्मीकांत वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या चीज मायने रखती है, क्या चीज मैटर करती है? सबसे पहले यह समझना मैटर करता है कि राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द कंट्री टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजंस, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट, आपने इस पर टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है। तो आप इस स्टेटमेंट को एनालाइज करके ये समझें। तो सबसे जरूरी बात दोस्तों यहां पे ये है कि आपको आर्टिकल याद होने चाहिए, वो भी एंड तक। एंड तक मतलब सिर्फ आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 19 1D और 1E, ये वो आर्टिकल हैं जो राइट ऑफ मूवमेंट और राइट ऑफ रेजिडेंस आपको देते हैं, और ये आपको याद होने चाहिए। ये आपने साइट करने इंट्रोडक्शन में। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का जो आर्टिकल है, जो इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती है, वो 19(5) में लगती है, पहली चीज। दूसरी, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगती हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आप पब्लिक ऑर्डर ना लिख दो यहाँ पे, आप मोरालिटी डिसेंसी ये ना लिख दो, क्योंकि ये तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की रिस्ट्रिक्शन है। इसको हाईलाइट करते हुए मैं एक यूट्यूब पे लेक्चर भी ले चुका हूं, जहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की थी। वो अलग रहती हैं एज कंपेयर टू द रिस्ट्रिक्शंस दैट आर देयर ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वहां मैंने बताया था आपको कि इनमें डिफरेंशिएट करना है आपने। अगर आपने पेपर में लिख दिया मोरालिटी, डिसेंसी, हेल्थ के बेसिस पे आप ये कर सकते हो चेंज, तो आपका आंसर का आधार खत्म हो जाएगा, बेसिस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आपको वो एक्चुअल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं पता है जो इन दोनों पे लगती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस क्वेश्चन का। बाकी तो आप अपनी लक्ष्मीकांत वाली नॉलेज से लिख ही सकते हो। पहले राइट को बताओगे कि क्या अधिकार है, उसको इन्यूमरेट करोगे, और ये बता दोगे इंटरनल मूवमेंट या एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है इसमें, इंडिया के बाहर वाली मूवमेंट आर्टिकल 21 के अंदर आती है। और आप रिस्ट्रिक्शंस जो बताओगे, यही 2 ग्राउंड्स है भाई रिस्ट्रिक्शन के, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के। ग्राउंड नंबर 1 जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ग्राउंड नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। ऐसे कैजुअली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लिख दोगे। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज आपसे नहीं पूछी गई है। आप ये भी बताओगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हम लक्ष्मीकांत में ही पढ़ लेते हैं कि कुछ केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
पब्लिक मॉरल्स और पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड्स पे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो यही 2 रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि पर्सन्स अफेक्टेड विद एड्स, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, इनकी मूवमेंट के ऊपर। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर बात करनी होगी इसमें, तो क्या बताओगे इनर लाइन परमिट के बारे में। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो बता सकता है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट के तहत पे आपको नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में इनर लाइन परमिट लेके जाना पड़ता है, वो चीज मेंशन कर दोगे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी वो किस्सा रिजॉल्व हो गया। फिर अगर बात आएगी रेजिडेंस की रिस्ट्रिक्शन की, तो आप यही दोनों ग्राउंड्स मेंशन करोगे, क्योंकि यही दोनों रिस्ट्रिक्शन लगती है। रेजिडेंस के रिस्ट्रिक्शन को आप एक्सप्लेन कर दोगे, भाई 150 शब्द हैं, कहानियां नहीं डालनी है इसमें। और आप एंड में ये बता दोगे कि हाउ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नेसेसरी हैं, ताकि इंडिविजुअल राइट्स को बैलेंस किया जा सके कम्युनिटी ग्रुप राइट्स के साथ, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को हमने ध्यान में रखते हुए इस पे रोक लगाई हुई है। रेजिडेंस या लैंड को रिलेटेड हम लॉज जो हैं वो ट्राइबल एरियाज में अलग तरीके से रेगुलेट करते हैं। 6 शेड्यूल का मेंशन कर सकते हो 6 शेड्यूल एरियाज के अंदर, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल बैकिंग को समझें, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लिख दें जो इसके ऊपर नहीं अप्लाई होती है 19(1)(d) और 1(e) के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब आप पूछेंगे क्वेश्चन क्यों आया है। मैं कहूंगा कि कोई भी सीरियस कैंडिडेट होगा उसने कभी ना कभी इस तरीके के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखा ही होगा। अब हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज में भी डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बड़े सारे सवाल हैं, और आपने देखा होगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, बस उसके हिसाब से आपने आंसर मोल्ड करना है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन, मतलब आपसे जजमेंट पूछी गई है। पहले 2 क्वेश्चन में आपसे ये जजमेंट नहीं पूछी गई थी, आपसे कमेंट करने के लिए कहा गया था और आपसे डिस्कस करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब आपने सीधा सीधा ओपिनियनेटेड आंसर देना है, क्योंकि आपसे पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट्स। ये क्वेश्चन अब मैं आपको कहूंगा कि जी पंचायती राज के 30 साल हो गए थे इसलिए पूछा गया है। अरे पंचायती राज में से तो क्वेश्चन आता ही है, हर अल्टरनेट ईयर में आता है। अब आप 30 साल का वेट थोड़ी करोगे कि किसी चीज की 25वीं एनिवर्सरी हो रही है तो मैं ये पढ़ लेता हूं, है ना, 30 साल की एनिवर्सरी हो रही है तो ये पढ़ लेता हूं। वो तो बहाने हैं आपको बताने के कि ये पढ़ लेना। लेकिन वैसे भी जो आपका टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो तो सिलेबस में मेंशन्ड है, आप पढ़ेंगे ही पंचायती राज के बारे में। और आपने क्या करना है, वेपनाइज्ड 73rd 74th शुक्र मनाओ क्वेश्चन में नहीं लिखा, नहीं तो फिर आपके पास इंट्रोडक्शन के लिए कुछ रहता नहीं। आप लिखो 73rd 74th अमेंडमेंट से 1992 में पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया। तो हम बताएंगे डिसेंट्रलाइजेशन की पावर से अचीवमेंट्स के बारे में। टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कुछ एक्सटेंट तक तो गवर्नेंस लैंडस्केप चेंज हुआ है। चाहे हम जब जनरली पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ पंचायती राज और लोकल बॉडीज हम पढ़ते हैं ना, लेकिन क्या हम अचीवमेंट पढ़ते हैं, क्या हम उसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, क्या हम उसकी केस स्टडी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अखबार पढ़ो, गवर्नेंस की केस स्टडी आती है आजकल इंडियन एक्सप्रेस में, और यहाँ हमारे चैनल पे भी कवर होती है जब भी एडिटोरियल डिस्कशन होता है। तो आप एडिटोरियल डिस्कशन देखेंगे, उसमें हम केस स्टडीज कवर कर रहे हैं। और वो केस स्टडीज क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल फिट बैठ जाएगी कि सर ये हो रहा है, इस स्टेट में पंचायत ने XYZ कर लिया, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने ऐसा कर लिया। यू कैन ऑल्सो राइट दैट कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल्दो वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन की तरह नहीं माना जाता है, बट वो तो प्रशासनिक तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से वो भी फंक्शन कर रहा है। तो आप अचीवमेंट्स बताओगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की क्या रही है, आप ड्रॉबैक्स बताओ, क्योंकि आपने बताना है, ओपिनियन देना है, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स तो बड़ी जगह से निकल जाते हैं, करंट अफेयर्स में से, सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स में से। हाल ही में चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए भाई 10 साल बाद, तो ड्रॉबैक्स का तो कंटेंट ही बहुत ज्यादा है। फंड्स की डिवॉल्यूशन नहीं होती है, रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन नहीं होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन फंक्शन नहीं कर रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एंड में आप ये बताओगे ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट कि रीसेंट इनिशिएटिव्स लाइक GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इन सबको साइड करते हुए कहोगे कि रीसेंट इनिशिएटिव सजेस्ट दैट द फ्यूचर होल्ड्स ब्राइट फॉर पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज
जस्ट नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द लिमिटेशन। बस खत्म, आंसर खत्म। 150 शब्द का है दोस्तों, है ना। अगेन आई विल से कहानियां नहीं लिखनी है इसमें। अब बताओ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए। अब प्रेसिडेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, आगे हम लास्ट में देखेंगे। तो क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, तो ये सब मतलब ऐसे आउट ऑफ द ऑर्डिनरी तो लग नहीं रहा है कुछ भी यहाँ पे। हाँ, दिक्कत ये हो सकती है कि आप जब वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ते हो और इलेक्शंस के दौरान भी जब आपने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने वाइस प्रेसिडेंट के रोल एज अ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा और चेयरमैन और राज्यसभा को थोड़ा सा बैक सीट पे ले गए होंगे। हो सकता है किसी की प्रिपरेशन में ऐसा हो। लेकिन दोस्तों यहां से यही सीख मिलती है कि जो भी टॉपिक करंट अफेयर्स में आता है उसका थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। उसको थोड़ा सा उस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी, और उसकी एक्सटेंट कितनी है उस टॉपिक की, उसमें भी। तो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज वी ऑल हैव इट इन आवर बुक्स। आर्टिकल 63 और डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, आपके ऊपर ये भी टेंशन नहीं है कि आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है उसको, है ना। तो आर्टिकल 63 लिख दोगे स्टार्टिंग में कि वाइस प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 63 से बनते हैं, और आर्टिकल 64 के तहत उनको एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी बोला जाता है। जो भी उनके कामकाज रहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करना, कास्टिंग वोट डालना, टू यू नो एलोकेट द टाइम फॉर डिफरेंट क्वेरीज, ये सारा काम जो है वाइस प्रेसिडेंट का है एज ए स्पीकर चेयरमैन राज्यसभा। आप डिफरेंस भी बता सकते हो कि स्पीकर से क्या डिफरेंस है भाई, है ना। अगर मन किया तो ये दो डिफरेंस बता सकते हो, साइड में बता सकते हो। ऑल अदर फंक्शंस एक्सेप्ट दीज टू आर द सेम एज स्पीकर। क्या क्या है आपको पता है कि नहीं पता है? वो जॉइंट सेशन को नहीं प्रिसाइड ओवर करते और वो मनी बिल से लेके उनके पास कोई पावर नहीं, ठीक है। और अंत में आप ये बताओगे कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो एनविसेज ही इस प्रकार से की गई थी कि उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी एग्जीक्यूटिव को लेके उनको बस एक सब्स्टिट्यूट की तरह समझा गया था। लेकिन एज अ चेयरपर्सन और राज्यसभा उनको भी स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी मिली, जैसे प्रेसिडेंट को मिलती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर ही एमएलएस के वोट आते हैं। तो राज्यों की जिम्मेदारी मिलना, राज्यसभा की चेयरमैनशिप मिलना, यह एनविसेज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का रोल डिस्कस करना है इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगेन 10 मार्कर क्वेश्चन, अगेन 150 वर्ड्स। इंट्रोडक्शन में आप मंडल केस को या इंदिरा साहनी केस को रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पे ही सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी सरकार को कि एक परमानेंट कमीशन बनाया जाए जो जो आपके बैकवर्ड क्लासेस की एन्यूमरेशन के लिए भी आपको रिकमेंडेशन दे, बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए उसके लिए भी आपको रिकमेंडेशन दे, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो बैकवर्ड क्लासेस को मिले हैं भारत के संविधान में उसका भी ध्यान रखे। इसीलिए ये कमीशन बनाया गया एनसीबीसी, जो 1993 में बना था, अगस्त 1993 में, और कानून पास करके एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। अब तभी इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, क्योंकि 2018 में अंडर 102nd Constitutional Amendment Act and by Article 338B, they created a new National Commission for Backward Classes. तो जो इसका रोल है, जो इसके फंक्शंस है, वो आप लिस्ट आउट करोगे इसके अंदर क्लियरली। और कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होने के बाद और पहले इसके अंदर क्या डिफरेंसेस ऑफ पावर्स थे? ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, टू बी प्रिसाइज, टू बी ऑनेस्ट। अगर कोई डिफरेंस था वो ये था कि ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में डिमार्केट नहीं किया गया था कि इसके पास सिविल कोर्ट की जैसी पावर्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टिगेट करता है उन केसेस को जिन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स नहीं होते, नहीं दिए जाते बैकवर्ड क्लासेस को, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, रिजर्वेशन की बात हो आपके इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आई बेग योर पार्डन। और आप डिस्कस करोगे जो फंक्शन जो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं वही फंक्शंस आप डिस्कस करोगे, लेकिन ध्यान से समझ कि रिपोर्ट इसको पेश करनी होती है हर साल बाद वगैरह, दैट लिस्ट इज देयर क्लियरली एंड दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि डिस्कस कर रहे हो रोल, तो रोल के थोड़े नेगेटिव्स भी बताओगे। क्या बताओगे?
रिकमेंडेटरी बॉडी है भाई, तो कोई इसमें टीथ नहीं है इसके फंक्शनिंग में। क्या कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होने से इसके पास कुछ ज्यादा पावर्स आ जाती है, बहुत ज्यादा? यू आर स्केप्टिकल अबाउट इट बिकॉज अभी भी आप इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं देख रहे हो। वैकेंसीज रहती हैं कई बार इसमें, ठीक है, काफी गैप बाद इसे कंस्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, आप इसकी कॉम्पोजिशन बताना मत भूलना, 1 चेयरपर्सन प्लस 1 वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 अदर मेंबर्स। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है जिससे आधा एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, ठीक है। तो इवेंचुअली हम एनविसेज तो करते हैं, 150 शब्द का आंसर है दोस्तों, इवेंचुअली हम एनविसेज तो करते हैं कि इसके पास थोड़े और फंक्शंस हो, है ना, एंड में कंक्लूड करते हुए इसके पास थोड़े और फंक्शंस हो, थोड़े थोड़ा सा इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग हो, तभी हम कह सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को हमने प्राइमेसी दी है, प्राथमिकता दी है, ये कंपनसेशन प्रोवाइड कर सके अपने आप से। और ऐसा कई भारत की कई संस्थाओं में कॉमन इश्यूज हैं। ऐसे से ही रिलेटेड क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वहां पे हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है, और उसके साथ कॉमनैलिटीज एनसीबीसी की भी है, चाहे उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है लेटर ऑन जाके। तो ये चीज को हमें समझना होगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे अगेन। नाउ ये वो पार्ट है दोस्तों इसका जिसमें बहुत ही जरूरी बन जाता है आपके लिए ये समझना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो मैं आपको कहूंगा एक्ट को ही पढ़ लो। 3 दिन लगाओ जिंदगी के, 3 दिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ही पढ़ डालो और उसमें से नोट्स बना दो। सेकेंड ऑप्शन, जब हम कवर करेंगे इसको तब वहां से भी आप पढ़ सकते हो, बट अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि हर साल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के किसी ना किसी सेक्शन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। और ये ट्रेंड क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि अलग से टॉपिक ही है इसमें, आरपीए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब आप इसको करंट से रिलेट करो ना करो वो तो बाद की बात है, आपको तो एक्ट के बारे में A to Z पता होना चाहिए। जैसे यही मैं कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं पिछले 3-4 साल के पेपर देख के कि आरपीए तो पूरा पढ़ लो भाई, पूरा पढ़ लो, छोटे नोट्स बना लो 3-4 पेज के, 3 दिन लगाओ, पढ़ लो, खत्म करो उसे। पार्ट 6 रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स, सेक्शन 79 to 122। इतना बड़ा सेक्शन है इतना बड़ा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आरपीए का, जिसमें क्या लिखा है वही चीज जो पूछी है, प्रोसीजर टू डिसाइड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ एमपी और एमएलए अंडर आरपीए। Second part of question, what are grounds on which election of returned candidate can be declared void? Direct question from the act. Third part of question, what remedy is available to the aggrieved party against the decision? And case law obsession again, यूपीएससी का इस बार का केस लॉ ऑब्सेशन, रेफर टू केस लॉज। बच्चों को एक केस लॉ शायद इसमें याद होता होगा जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, या 2 चलो कोई एक्स्ट्रा पढ़ लेता होगा, बट उससे ज्यादा नहीं याद होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, अरे केस लॉज को रेफर करना तो बस एक राइडर है इस क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन तो करेंगे हम। ये बताएंगे कि पार्ट 6 सेक्शन 79 से 122, इसीलिए कह रहा हूं इंट्रोडक्शन के लिए भी काम आएगा। किसी भी आरपीए के क्वेश्चन में इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, आरपीए की धारा लगवा देना उस पर, और आप बताओगे कि इलेक्शन पिटीशन क्या होता है। और भारत में हाई कोर्ट एक डेजिग्नेटेड कोर्ट है जिसके पास इलेक्शन पिटीशन जाती है, अदरवाइज पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो कोई और कोर्ट को डेजिग्नेट कर दे, एक अलग से कोर्ट बनाए, वो हम लास्ट में लिखेंगे एज अ वे फॉरवर्ड। एनीवेज, तो हमारे पास आर्टिकल नहीं है, सेक्शन है। सेक्शन 100 में लिखा है भाई कि क्या क्या चीजें हो सकती है जिससे आपका इलेक्शन वॉइड ठहराया जा सकता है। अगर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन पकड़ी जाए ऑब्वियसली, so there are a lot of disqualifications that are there from section 8 to section 11 of this act। अगर आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए, या आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के हिसाब से आर्टिकल 105 के हिसाब से डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है, तो ये चीजें आपने लिखनी है। अगर आपको मान लो नहीं भी पता उस एक्ट के बारे में, लेकिन आप ये सोच के लिख सकते हो कि इलेक्शन वॉइड कब होगा आपका, जब आप या तो आपने डिस्क्वालिफिकेशन आपकी हो रही होगी, पता लगेगा, या करप्ट प्रैक्टिस होगी। एक जो है वो इस एक्ट के अंदर अलग से है, क्या वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि एपेलेंट्स नॉमिनेशन इज इम्प्रॉपरली रिजेक्टेड, मतलब आपके प्रतिद्वंदी के नॉमिनेशन को कोई और बंदा
उसका नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया जबकि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो वो पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसीजर को वॉइड करवा सकता है इलेक्शन पिटीशन डाल के। ठीक है, अब आपके खिलाफ हाई कोर्ट में कोई फैसला आया तो आप क्या करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट वहां से स्टे ऑर्डर भी दे सकता है और फिर अपनी जजमेंट सुनाने तक आपका इलेक्शन वॉइड नहीं होगा। यही रेमेडी आपके पास अवेलेबल है। कोई बहुत कहानी नहीं लिखनी है इसमें। वंस अगेन, जब आप एक्सप्लेन करोगे अपने आप 150 से 170 वर्ड पे पहुंच चुके हो। आपके पास 2 केस लॉज इसमें रेडिली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि रेफर टू द केस लॉज। तो केस लॉज के अंदर आप देखो, डिटेल्ड प्रोसीजर मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप रट्टा मारो। अगर यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप रट लो तो उसका कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली टारगेट भी मत करो कि इसके पीछे ही लग जाएंगे, सारा प्रोसीजर याद करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ फाइल करने। नॉट वर्थ इट टू बी ऑनेस्ट। इतना लिख दोगे काफ़ी है। केस लॉ के चक्कर में आपने बस इंदिरा गांधी जी वाला वो फेमस 1975 का राजनारायण केस कोट कर देना है, जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन वॉइड ठहरा दिया गया था बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में उनकी इलेक्शन को रीइंस्टेट कर दिया था अपील करके। तो ये इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है, सबसे बेहतरीन, सबसे फिट बैठती है आपके सवाल के ऊपर। एक और 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट भी इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई थी जब उन्होंने वाराणसी से इलेक्शन लड़ा था इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन, तेज बहादुर साहब इलेक्शन लड़े थे और उनकी नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो वहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आपकी नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है। तो यही केस लॉ हमारे दिमाग में आएंगे, और कुछ करने से भी, मतलब मान लो आप याद भी कर लो आज की डेट में 3-4 और केसेस जो इलेक्शन पिटीशन के हैं, क्या फायदा है? आपके लिए आगे का रास्ता हमें आसान बनाना है ना। आगे का रास्ता क्या आसान बनेगा? जब आप आरपीए पूरा पढ़ोगे। इस एक्ट को पूरा ही पढ़ना है, इसमें अब मुझे कोई भी शक नहीं रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Essential conditions for exercise of legislative powers by the governors and discuss the legality of repromulgation of ordinance by the governor. Again, something which is not new. बहुत ज्यादा कवरेज इसकी होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर की, और रीप्रोमलगेशन किस तरीके से हो सकता है। अगेन अनदर क्वेश्चन जिसमें आपसे केस लॉ डायरेक्टली नहीं पूछा है, लेकिन आप लिखोगे सर, क्योंकि आप लीगैलिटी कैसे बताओगे? आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी डीसी वाधवा केस में 1986। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस जो है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बॉडी वगैरह सब यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन मैं जो मेन बात इसमें बताना चाहता हूँ वो ये कि आपने लीगैलिटी बतानी है किसी भी ऑर्डिनेंस को। सबसे पहला पार्ट क्या है? एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय गवर्नर। मतलब ऑर्डिनेंस गवर्नर कब पास कर सकता है? ए, जब हाउस का सेशन ना चल रहा हो तब। बी, वो तब पास कर सकता है जब वो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना रहा हो। और सी, वो 6 महीने और 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको अप्रूवल दिलवा दे पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये एसेंशियल कंडीशंस हैं कभी भी लेजिस्लेटिव पावर यूज करने की। आर्टिकल आप लिख लोगे। ठीक है, तो फिर आप डीसी वाधवा केस को यहाँ पे एक्सपेंडेडली एक्सप्लेन करोगे कि 1967 से 81 तक बिहार के गवर्नर ने 256 ऑर्डिनेंस फाइल करते गया, और इसको कोर्ट ने कहा कि ये कलरेबल लेजिस्लेशन है। कलरेबल मतलब कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं है इन द नॉर्मल सेंस कि वो लॉज पास करे, बट आप कर रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू बाय कलरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की? यहां पे कहा तो सही कि मैकेनिकल रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, मतलब एक ऑर्डिनेंस के लैप्स होने से पहले वही वर्ड दूसरा ऑर्डिनेंस पास कर देना, ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट तब भी एक दरवाजा ओपन रखा कहते हुए कि इट हैज 2 एक्सेप्शंस। एक, लेजिस्लेचर कैन नॉट टेक अप लेजिस्लेटिव बिजनेस, अगर उनके पास टाइम इनफ नहीं है तो रीप्रोमलगेट किया जा सकता है ऑर्डिनेंस। और दूसरा, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो ऑर्डिनेंस को रीप्रोमलगेट किया जा सकता है। बट ये भी उन्होंने कहा कि जो नया ऑर्डिनेंस होगा उसको थोड़ा सा आपने चेंज करके बट अगेन रीप्रोमलगेशन कर रहे हो, इसका मतलब सेम लॉ को एक्सटेंड करी जा रहे हो। तो आपने इसमें कमेंट कर सकते हो दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाद की एक जजमेंट में, कृष्ण कुमार केस की जजमेंट में कहा कि रीप्रोमलगेशन ऑफ केसेस ऑर्डिनेंसेस फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्टीमेटली आपने सजेशन भी दे सकते हो इसमें। सजेशन क्या दे सकते हो? आप कह सकते हो कि प्रोमलगेशन की ड्यूरेशन को कम किया जाए, सॉरी, ऑर्डिनेंस की ड्यूरेशन को कम किया जाए। या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर केटी शाह साहब ने यह कहा था कि देखो, ऑर्डिनेंस तभी
खत्म हो जाना चाहिए जैसे ही पार्लियामेंट रिकन्वीन हो, सॉरी लेजिस्लेचर यानी स्टेट असेंबली रिकन्वीन हो। ठीक है, यहाँ पे आप प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात नहीं करनी है क्योंकि आपसे गवर्नर के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है, तो आप कूपर केस को यहाँ पे कोट करने की जरूरत नहीं है, जहां पे ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस जो होता है दैट इज एज पर योर दैट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। आखिरी क्वेश्चन अगेन, क्यों पूछा भाई, दोनों जगह इलेक्शन हुए। अब आपने क्रिटिकली एग्जामिन करना है प्रोसीजर्स को, एग्जामिन, एनालाइज नहीं, जज नहीं, इवेलुएट नहीं, एग्जामिन करना है। तो जरूरी भी नहीं कि आप कोई वैल्यू जजमेंट्स इस पे पास करो, यानी कहो कि ये अच्छा है या बुरा है, और हम यही करेंगे। कैसे स्टार्ट कर देंगे भाई, नाम ले दो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिसेंटली इलेक्ट किया गया, वहां फ्रांस में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इलेक्ट हुए। जब आप इसके बारे में बताओगे तो आप दोनों के अलग अलग टेबल में सेगमेंट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, या आप उसको अलग अलग डील कर सकते हो, पहले फ्रेंच इलेक्शन को और फिर इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को। क्योंकि आपने प्रोसीजर एग्जामिन करना है तो प्रोसीजर बताना पड़ेगा, है ना। किसी पेशेंट को एग्जामिन करते वक्त उसके सारे सिम्टम्स चेक किए जाते हैं, वैसे ही आपने एग्जामिन करना है तो आपको प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि जो फ्रांस का सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे 1958 के उनके संविधान के हिसाब से फिफ्थ रिपब्लिक जो फ्रांस को कहा जाता है, उसमें इलेक्शन होता है, जिसमें 2 राउंड होते हैं वोटिंग के। पहले राउंड में कई सारे कैंडिडेट होते हैं, अगर किसी को पहले ही राउंड में 50% से ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि टॉप 2 को चुन लिया जाता है और टॉप 2 की सेकेंड राउंड में वोटिंग होती है। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंशन इट इज अ डायरेक्ट इलेक्शन, अनलाइक इंडिया विच इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। यू हैव टू मेंशन कि पॉपुलेशन फ्रांस की मैनेजेबल है इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं। यू हैव टू मेंशन दैट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज इंपॉर्टेंट हैज लार्ज स्केल एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये मेंशन करोगे। और इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में जब बात करोगे, मैं आपको प्रोसीजर नहीं बताने वाला, ये लक्ष्मीकांत का प्रोसीजर है, आपने खुद से करना है। अब क्रिटिकली एग्जामिन करने की जहां तक बात आती है दोस्तों, पहले आपने फ्रांस का लिख लिया, फिर आपने इंडिया का लिख लिया, एंड में दोनों को क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हो, या पहले फ्रांस का लिख लिया, उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया, इंडिया का लिखा, उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया। कोई भी एक स्ट्रक्चर, लेकिन वो स्ट्रक्चर होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ फ्लो में चल रहा है। तो some issues with the presidential election system, this is from our discussion in polity and governance, हमारे डिस्कशन में से है ये, और हमने ये क्लियर कट यहाँ पे 4 आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं या कुछ इश्यूज बताए हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम के साथ है भारत के अंदर। ठीक है, फ्रांस के ऊपर ज्यादा टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे, रीजन बीइंग कि फ्रांस एक फॉरेन कंट्री है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हम लॉजिकली स्पीकिंग बता रहा हूं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं पढ़ने वाले। ये जो टॉपिक है ये कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में से आया है, ये करंट अफेयर से तो है लेकिन कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तो करंट अफेयर से डिनोट करते हुए जब हम कंपैरिजन करते हैं संविधानों का, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे हमने क्रिटिसिज्म्स भी डिस्कस किए हैं, और ये कुछ चीजें होती हैं जो एक एक्स्ट्रा एडिशनल आपको एज प्रोवाइड करती हैं दोस्तों, है ना, बुक्स के अंदर आपको शायद ना मिले वो। ठीक है, अगर आपको मिल जाता है, कई बार आपको डिस्कशन करने से भी फायदा हो सकता है इस चीज का। कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन करना जो है वो इसके अंदर आपका एक अलग से टॉपिक ही बना हुआ है और काफी एक्सपेक्टेड ये टॉपिक रहता है दोस्तों। फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो ये पेपर था, उसमें कुछ हद तक आप फंस सकते हो इन पर्टिकुलर्स, है ना, कई पर्टिकुलर्स में फंस सकते हो, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में, बट अदरवाइज इन जनरल आप अपने जो आर्सेनल प्रिपेयर कर रहे हो उसमें से आपने क्या क्या सीखा है। नंबर 1 आपने ये सीखा है कि आपके पास जजमेंट्स तो प्रॉपरली होनी चाहिए, यू शुड बी आर्म्ड विद जजमेंट्स। सेकेंडली यू शुड बी आर्म्ड विद केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल, जैसा आपके लोकल गवर्नेंस वाले टॉपिक में आएगा, या जब मैं गवर्नेंस डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन में तो वहाँ गवर्नेंस में भी आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है और नेक्स्ट मैं आपसे गवर्नेंस डिस्कस करूंगा।